जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। गर्मियों में मैं अक्सर नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेगी? क्यों न हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। यही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया, जब किसी ने उनसे पूछा कि वे किस तरह सत्ता में बने रह पाए। जबकि युद्धकाल के दूसरे नेता विल्सन, ऑर्लैंडो और क्लीमेंट गोला दिए गए तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका जवाब था कि अगर उनके ऊपर बने रहने का कोई कारण बताया जा सकता है तो वह ये है कि उन्होंने सीख लिया था कि किस तरह मछली की पसंद के हिसाब से चारा लगाया जाए। हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फायदा? उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह हैं। हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और ये बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहें, तो इस बात को याद रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें, तो आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें भाषण मत दीजिए। यह मत बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें ये समझाएं कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। चाहे आप बच्चों या के साथ व्यवहार कर रहे हो या मवेशियों या चिंपांजियों के साथ, आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक दिन राल्फ वॉल्डो इमर्सन और उनका पुत्र एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचने की आम गलती कर दी। इमर्सन धक्का दे रहे थे और उनका पुत्र खींच रहा था, परंतु बछड़ा वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। वह भी केवल अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की तरफ बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। आयरिश नौकरानी ने यह दृश्य देखा। वह निबंध और पुस्तकें तो नहीं लिख सकती थी, परंतु कम से कम इस मौके पर उसमें इमर्सन से ज्यादा कॉमन सेंस था। उसने इस बारे में सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में रख दी। बछड़ा मजे से उसकी उंगली चूसते हुए उसके जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपने जो कुछ भी किया है वह इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ न कुछ हासिल करना चाहा है। आपने रेड क्रॉस में जो चंदा दिया था वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस में चंदा इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते थे। आप एक सुंदर, निस्वार्थ, दैवी कार्य करना चाहते थे। जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की मदद के लिए करते हो, वह तुम मेरे लिए करते हो। अगर आपके मन में ऐसा करने की चाहत आपके पैसे की चाहत से ज्यादा न होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। या हो सकता है कि आपने ये चंदा इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आ रही हो या किसी ग्राहक ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा हो। परंतु एक बात तो तय है, आपने रेड क्रॉस में योगदान इसलिए दिया क्योंकि आप कुछ चाहते थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने लिखा है, कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से, और बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जा सकती है, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। एंड्रयू कार्नेगी गरीबी में पले स्कॉटलैंड के किशोर थे जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 2 सेंट प्रति घंटे के काम से की थी और बाद में उन्होंने $365 मिलियन दान में दिए। उन्होंने जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है। वे केवल 4 साल तक ही स्कूल गए थे, परंतु उन्होंने ये सीख लिया था कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। एक बार की बात है,
उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वे येल में थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यही नहीं, वे अपनी चिंतित माँ की चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे। ये सुनकर कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई कि वे लौटती डाक से अपनी चिट्ठी का जवाब मंगा कर दिखाएंगे और मजेदार बात ये कि वे जवाब देने का आग्रह भी नहीं करेंगे। जब शर्त लग गई तो कार्नेगी ने अपने भतीजों को एक बातूनी चिट्ठी लिखी और बाद में लिख दिया कि वे हर एक को $5 का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं। परंतु कार्नेगी ने साथ में नोट भेजने का कष्ट नहीं किया। लौटती डाक से उसकी चिट्ठियों का सचमुच जवाब आया, जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था और आप खुद समझ सकते होंगे कि इसके बाद क्या लिखा होगा। अपनी बात मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया। स्टैन जब एक दिन शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा पुत्र टिम ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा बैठा पैर चला रहा है और चीख रहा है। उसे अगले दिन किंडरगार्टन स्कूल जाना शुरू करना था और वह स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टैन की सामान्य प्रतिक्रिया ये होती कि वह बच्चे को उसके कमरे में भेज दे और उससे सख्ती से कहे कि उसे स्कूल जाना ही है और उसे स्कूल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परंतु उस शाम उसे यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा किया गया तो टिम सही मानसिकता से स्कूल नहीं जाएगा। इसलिए स्टैन बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं टिम होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। उसने और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी मजेदार चीजों की सूची बनाई जिनमें टिम की रुचि थी, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाना गाना, नए दोस्त बनाना। फिर वे लोग काम में जुट गए। हम सब ने किचन की टेबल पर फिंगर पेंटिंग शुरू कर को लेकर बहुत परेशान थी। वे येल में थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यही नहीं, वे अपनी चिंतित माँ की चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे। ये सुनकर कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई कि वे लौटती डाक से अपनी चिट्ठी का जवाब मंगाकर दिखाएंगे और मजेदार बात ये कि वे जवाब देने का आग्रह भी नहीं करेंगे। जब शर्त लग गई तो कार्नेगी ने अपने भतीजों को एक बातूनी चिट्ठी लिखी और बाद में लिख दिया कि वे हर एक को $5 का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं। परंतु कार्नेगी ने साथ में नोट भेजने का कष्ट नहीं किया। लौटती डाक से उसकी चिट्ठियों का सचमुच जवाब आया, जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था और आप खुद समझ सकते होंगे कि इसके बाद क्या लिखा होगा। अपनी बात मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया। स्टैन जब एक दिन शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा पुत्र टिम ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा बैठा पैर चला रहा है और चीख रहा है। उसे अगले दिन किंडरगार्टन स्कूल जाना शुरू करना था और वह स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टैन की सामान्य प्रतिक्रिया ये होती कि वह बच्चे को उसके कमरे में भेज दे और उससे सख्ती से कहे कि उसे स्कूल जाना ही है और उसे स्कूल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परंतु उस शाम उसे यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा किया गया तो टिम सही मानसिकता से स्कूल नहीं जाएगा। इसलिए स्टैन बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं टिम होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। उसने और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी मजेदार चीजों की सूची बनाई जिनमें टिम की रुचि थी, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाना गाना, नए दोस्त बनाना। फिर वे लोग काम में जुट गए। हम सब ने किचन की टेबल पर फिंगर पेंटिंग शुरू कर था। दी मेरी पत्नी लिल, मेरे बड़े पुत्र बॉब और मुझे इसमें मजा आ रहा। जल्दी ही टिम ने दरवाजे के बाहर से झांका। कुछ समय बाद उसने हमसे आग्रह किया कि हम इस खेल में उसे भी शामिल कर लें। अरे नहीं, तुम्हें फिंगर पेंट करना सीखने के लिए पहले उसके पहलू से उसे समझ में आने वाली भाषा में उसे बताता रहा कि किंडरगार्टन में जाने से उसे कितनी मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी। अगली सुबह मुझे लग रहा था कि मैं सबसे जल्दी उठ गया था, परंतु जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टिम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किंडरगार्टन जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहता। हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टिम में वह प्रबल आकांक्षा जगह दी थी जो किसी चर्चा या धमकी से पैदा नहीं हो सकती थी। पूछा, हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो।
कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछें, मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ? इस सवाल से हमें ये लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे फालतू की बातें करने से बच जाएंगे। बहुत पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर लेता था ताकि मैं वहां पर अपनी व्याख्यानमाला आयोजित कर सकूं। एक सीजन की शुरुआत में मुझे अचानक ये सूचना दी गई कि मुझे पहले से लगभग 3 गुना किराया देना पड़ेगा। ये खबर मुझ तक पहुंचने से पहले ही टिकट छप चुके थे, बढ़ चुके थे और व्याख्यानमाला का सारा प्रचार हो चुका था। होटल वालों से इस बारे में बात करने से क्या फायदा कि मैं क्या जाहिर था कि मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहता था, परंतु चाहता था। होटल का मैनेजर मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। 2 दिन बाद मैं मैनेजर से मिलने गया। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे आपका पत्र पढ़कर पहले तो धक्का लगा, पर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने भी शायद इसी तरह का पत्र लिखा होता। होटल का मैनेजर होने के नाते अधिकतम लाभ कमाना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और निकाल देना चाहिए। अब आइए एक कागज लेकर ये लिखें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से लाभ और हानियां होंगी। मैंने एक कागज उठाया, उस पर बीचों बीच एक लाइन खींची और एक कॉलम में फायदे और दूसरे कॉलम में नुकसान शीर्षक डाल दिया। मैंने लाभ वाले कॉलम में लिखा बॉलरूम फ्री। फिर मैंने कहा, आपको ये फायदा होगा कि डांस और दीगर समारोहों के लिए आपका बॉलरूम खाली रहेगा। यह एक बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि आपको इन आयोजनों से ज्यादा किराया मिल जाएगा, जबकि अगर आप व्याख्यानमाला के लिए यह बॉलरूम किराए देते हैं तो इससे आपको कम पैसे मिलेंगे। अगर मैं 20 रातों तक इस बॉलरूम में डेरा डाले रहूंगा तो इससे निश्चित रूप से आपके हाथ से फायदेमंद बिजनेस के कई मौके निकल जाएंगे। अब हम हानियों पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये कि मुझसे अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप अपनी आमदनी घटा रहे हैं। दरअसल आपको बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना किराया नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे यह व्याख्यानमाला किसी दूसरी जगह आयोजित करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और नुकसान भी होगा। व्याख्यानमाला के बहाने बहुत से सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग आपके होटल में आते हैं। यह आपके लिए अच्छा खासा विज्ञापन हो जाता है। देखा जाए तो अगर आप अखबारों में विज्ञापन देने में $5000 खर्च करें तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं कि इसे होटल के लिए अच्छी पब्लिसिटी है ना? बोलते समय मैंने इन दोनों नुकसानों को उनके निर्धारित में लिख दिया और उस कागज को मैनेजर को देते हुए कहा, कॉलम मैं चाहूंगा कि आप अपने होटल को होने वाले फायदों और नुकसानों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें। अगले ही दिन मुझे उसका पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा किराया 300% के बजाय केवल 50% ही बढ़ाया गया है। गौर फरमाए, मुझे ये छूट तब मिली जब मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि मैं क्या चाहता था। मैंने सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सोचा और उसे यह बताया कि वह अपनी मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकता था। मान लीजिए इसके बजाय मैंने वही किया होता जो स्वाभाविक तौर पर हम सभी करते हैं, यानी मैं उसके ऑफिस में घुस गया होता और उससे कहता, मेरा किराया 3 गुना बढ़ाने का क्या मतलब है, जबकि आप जानते हैं कि टिकट छप चुके हैं और प्रचार हो चुका है। 3 गुना किराया, ये तो ज्यादती है, बेवकूफी है। मैं इतना किराया हरगिज नहीं दूंगा। तब क्या हुआ होता? एक बहस जिसमें दोनों तरफ से गर्मागर्मी होती, तनातनी होती और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की बहस का अंत किस तरह होता है। चाहे मैं उससे उसकी गलती मनवा लेता, परंतु अपने गर्व के कारण वह झुकने के लिए कभी तैयार नहीं होता और मेरी बात कभी नहीं मानता। मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वही ये है कि हमें ये क्षमता हो कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले, यह इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार फिर के नजरिए से भी देख सकें। 80 है कि हम में सामने वाले का नजरिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें।
यह इतना आसान है, इतना स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई हमें पहली नजर में ही समझ में आ जानी चाहिए, परंतु फिर भी 90% लोग 90% से भी ज्यादा समय इसे नजरअंदाज करते हैं। एक उदाहरण, आज सुबह डाक से आए पत्रों को देखिए और आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर लोग कॉमन सेंस के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। इस पत्र को ही ले ले जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के प्रमुख ने लिखा है, जिसके ऑफिस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। ये पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को भिजवाया गया था। मैंने ब्रैकेट में हर पैराग्राफ के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। मिस्टर जॉन ब्लैंक, ब्लैंकविले, इंडियाना। डियर मिस्टर ब्लैंक, शिखर पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। कंपनी रेडियो के क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के इस बात की किसे परवाह है कि तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है। मैं अपनी खुद की समस्याओं को लेकर परेशान हूँ। बैंक मेरे घर का कर्ज को फोरक्लोज कर रही है। स्टॉक मार्केट कल नीचे गिर गया। रात मेरी आज सुबह की 8:15 बजे वाली ट्रेन छूट गई। मुझे पिछली को जोन्स परिवार के यहाँ होने वाले डांस में नहीं बुलाया गया। डॉक्टर कहता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और न्यूराइटिस और डैंड्रफ भी है। और इसके बाद क्या होता है? मैं हैरान परेशान ऑफिस आता हूँ, अपनी डाक खोलता हूँ और वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा कोई घमंडी आदमी इस बात की शेखी बघारता है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास। अगर उसे इस बात का एहसास होता कि उसके पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को छोड़कर शीट डिप बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया होता। इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। हम हर साल इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि हम बाकी एजेंसियों से आगे हैं और इस बिजनेस में नंबर 1 पर हैं। तुम बहुत बड़े हो, अमीर हो और नंबर 1 हो, क्या सचमुच? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अमेरिका के जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल स्टाफ जितने बड़े हो जाओ। अगर तुम में चिड़िया जितनी भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए था कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं कितना बड़ा हूँ, न कि इस बात में कि तुम कितने बड़े हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की चर्चा से मैं खुद को छोटा और महत्वहीन समझने लगा हूँ। हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने ग्राहकों की ऐसी सेवा करें जो सबसे बेहतर हो। तुम चाहते हो वज्रमूर्ख। मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ और तुमने अपने बेवकूफी भरे इस पत्र चाहता है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी रुचि इस बात में मैं अब तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। स्टेशन जानकारी की अपनी विशेष सूची में जोड़ेंगे। बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग टाइम के लिए विस्तृत जानकारी एजेंसी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। विशेष सूची। तुम्हारी यह मजाल। पहले तो तुमने अपनी कंपनी का गुणगान करके मुझे महत्वहीन होने का एहसास कराया और लिए अब तुम मुझसे यह अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का नाम विशेष सूची में लिख दूंगा। और तुमने इस आग्रह के साथ कृपया लिखने का कष्ट भी नहीं किया। इस पत्र की तत्काल पावती भेजें और बताएं कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आशा है कि पारस्परिक सहयोग से हम दोनों को ही लाभ होगा। अरे मूर्ख, तुमने मुझे एक घटिया सा पत्र भेजा, एक ऐसा पत्र जो पतझड़ की पत्तियों की तरह इधर उधर बिखरा हुआ है। और जब मैं अपने कर्ज, अपने ब्लड प्रेशर के बारे में चिंतित हूँ, उस समय तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं बैठकर तुम्हारे पत्र की पावती भेजूं, और वह भी तत्काल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं भी उतना ही व्यस्त हूँ जितने कि तुम? या कम से कम मैं अपने आप को व्यस्त समझना पसंद करता हूँ। और जब हम इस विषय पर बात कर ही रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। तुम कहते हो कि इससे हम दोनों को ही लाभ होगा। आखिरकार तुमने मेरे नजरिए से देखा तो सही, परंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा? मैं तो तुमने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा। इस बारे भी आपका जॉन डो, मैनेजर रेडियो डिपार्टमेंट, पुनः लॉकविले जनरल से संलग्न रिप्रिंट आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे। शुरू आखिरकार पुनः सच वाले कॉलम में तुमने किसी ऐसी चीज का जिक्र किया है जो मेरे काम की है।
तुमने इसी बात से अपना पत्र क्यों नहीं किया, परंतु अब क्या फायदा। कोई भी एडवर्टाइजिंग का आदमी जो इतनी सारी बकवास लिखने का अपराधी होगा, जरूर किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होगा। तुम्हें ये जानने की क्या है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो अपनी थायराइड ग्लैंड में थोड़े से आयोडीन की जरूरत है। जरूरत जिन लोगों ने अपना जीवन एडवर्टाइजिंग में समर्पित किया है, और जो लोग दूसरे लोगों को खरीदने के लिए प्रभावित करने की कला के विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, अगर वे लोग ही ऐसी चिट्ठी लिखते हैं तो हम बुचे और बेकई या ऑटो मैकेनिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ एक और पत्र दिया जा रहा है जो एक बड़े फ्रेट टर्मिनल के सुपरिंटेंडेंट ने हमारे कोर्स के एक विद्यार्थी एडवर्ड वर्मिलन को लिखा था। इस पत्र का पाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले इसे पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। BA झेरेगाज सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। प्रति मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन। महोदय, चूंकि हमारे ग्राहक अपना अधिकांश माल शाम को भिजवाते हैं, इसलिए उस माल को बाहर भिजवाने में हमें काफी मुश्किल आती है। इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है। हमारे कर्मचारियों को ओवरटाइम करना पड़ता है। हमारे ट्रक देर से निकल पाते हैं और कई बार तो माल भी देर से पहुँच पाता है। 10 नवंबर को आपकी कंपनी ने 510 वस्तुओं का लॉट हमारे यहाँ भेजा, जो हमें शाम को 4:20 पर मिला। देर से माल मिलने के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। क्या हम आपसे यह अपेक्षा रख सकते हैं कि जब भी आपको माल भिजवाना हो, जैसा उप दिन आपको हुआ था, तो आप ये कोशिश करें कि या तो आपका ट्रक हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाए या फिर आप माल का कुछ हिस्सा सुबह भिजवा दें। इस तरह की व्यवस्था से आपको ये लाभ होगा कि आपके ट्रक जल्दी खाली हो जाएंगे और आपको ये निश्चिंतता भी होगी कि आपका माल सही समय पर उसी दिन रवाना हो जाएगा। आपका सुपरिंटेंडेंट। इस पत्र को पढ़ करें। झेरेगाज सन्स इंक के सेल्स मैनेजर मिस्टर वर्मिलन की प्रतिक्रिया क्या हुई, यह उन्होंने मुझे लिखकर भिजवाए। इस पत्र का मुझ पर उल्टा ही असर हुआ। इस पत्र की शुरुआत में उन्होंने अपनी समस्याओं का रोना रोया था, जिसमें मेरी जरा भी रुचि नहीं थी। फिर हमसे सहयोग मांगा गया था और इस बात का कतई विचार नहीं किया गया था कि इससे हमें क्या असुविधा होगी। और आखिरी पैराग्राफ में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि अगर हम सहयोग करेंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारा माल उसी दिन तत्काल रवाना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिस बात में हमारी सबसे ज्यादा रुचि थी, उसे सबसे बाद में लिखा गया था और इसीलिए पत्र का प्रभाव सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक पड़ा। चलिए देखते हैं कि क्या इस पत्र में हेरफेर करके हम इसे सुधार सकते हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम हेनरी फोर्ड की दी हुई हिदायत का ध्यान रखेंगे कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। इस पत्र को रिवाइज करने का एक तरीका यह है। हो सकता है कि यह सर्वश्रेष्ठ तरीका न हो, परंतु क्या ये पिछले पत्र से बेहतर नहीं है। मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन, ए झेरेगाज सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। प्रिय मिस्टर वर्मिलन, आपकी कंपनी पिछले 14 सालों से हमारी अच्छी ग्राहक है। स्वाभाविक रूप से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे ग्राहक हैं। हम आपको बेहतर और त्वरित सेवाएं देना चाहते हैं जिनके आप हकदार हैं। परंतु हमें खेद है कि जब आपके ट्रक शाम को देर से माल लेकर हमारे यहाँ आते हैं, जैसा 10 नवंबर को हुआ था, तो हमारे लिए ऐसा करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कई दूसरे ग्राहक भी शाम को देर से अपना माल भिजवाते हैं। जाहिर है, इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि आपके ट्रकों को यहाँ पर ज्यादा देर तक बेवजह रुकना पड़ता है और इस कारण कई बार तो आपका माल भी देर से पहुँचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे बचा जा सकता है। अगर आप अपना माल यथासंभव सुबह के समय पहुँचा दें, तो आपके ट्रक जल्दी खाली हो सकेंगे, आपका माल बिना देरी के समय पर पहुँच सकेगा और हमारे कर्मचारी आपके बनाए हुए मैकरोनी और नूडल्स का बेहतरीन डिनर लेने के लिए जल्दी घर पहुँच सकेंगे। वैसे आपका माल कभी भी आए, हमें आपको त्वरित सेवा देने में खुशी होगी। आप व्यस्त होंगे,
इसलिए कृपया इस पत्र का जवाब देने का कष्ट न करें। आपका सुपरिंटेंडेंट। न्यूयॉर्क की एक बैंक में काम करने वाली बाबरा एंडरसन अपने बच्चे के स्वास्थ्य के कारण फीनिक्स एरिजोना में रहना चाहती थी। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उसने फीनिक्स के 12 बैंकों को ये पत्र लिखा। डियर सर, आपकी तेजी से बढ़ रही बैंक के लिए मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफी काम का हो सकता है। न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के वर्तमान विपद तक आते आते मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मैं बैंकिंग के सभी पहलुओं के काम जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर और प्रशासन इत्यादि अच्छी तरह सीख चुकी हूँ। मैं मई में फीनिक्स में रहने के लिए आ रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी बैंक के विकास और लाभ में अपना योगदान दे सकती हूँ। मैं 3 अप्रैल वाले सप्ताह में फीनिक्स में रहूंगी और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद, बाबरा एंडरसन। आपको क्या लगता है मिसेज एंडरसन को इस पत्र का जवाब मिला होगा? 12 में से 11 बैंकों ने उन्हें इंटरव्यू का लेटर भेजा और उनके पास विकल्प था कि वे नौकरी के लिए अपनी पसंद का बैंक चुन सकें। क्यों? क्योंकि मिसेज एंडरसन ने यह नहीं बताया था कि वे क्या चाहती थी, बल्कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि ध्यान उनकी इच्छाओं पर दिया था, अपनी इच्छाओं पर नहीं। वे किस तरह उनकी मदद कर सकती थी और उन्होंने अपना पूरा हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताश और थके रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वे कभी यह सोचते ही नहीं है कि मैं कोई चीज खरीदना नहीं चाहते हैं, परंतु हम दोनों ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में हमेशा रुचि रखते हैं। अगर सेल्समैन हमें ये बता सके कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी समस्याएं किस तरह सुलझ सकती हैं, तो उन्हें अपना सामान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें ये लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। आप या फिर भी बहुत से सेल्समैन जिंदगी भर ग्राहक के नजरिए से स्थिति को नहीं देख पाते। एक उदाहरण लें, मैं कई साल फॉरेस्ट हिल्स में रहा, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के केंद्र में निजी मकानों की छोटी सी कॉलोनी थी। एक दिन जब मैं स्टेशन की तरफ तेजी से जा रहा था, तो मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हुई, जो उस इलाके में बरसों से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने उससे जल्दी में पूछा कि मेरा स्टको घर किस चीज से बना है, मेटल लेथ से या हॉलो टाइल से। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं पहले से ही जानता था कि मैं ये जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह मुझे उसका पत्र मिला। क्या उसने पत्र में मेरे द्वारा चाहिए जानकारी दी? उसे वह जानकारी टेलीफोन के माध्यम से 1 मिनट में मिल सकती थी, परंतु उसने इतना सा कष्ट भी नहीं किया। उसने मुझे एक बार फिर बताया कि मैं टेलीफोन करके ये जानकारी ले सकता हूँ और इसके बाद उसने यह आग्रह किया कि पूरे घूम में उससे अपना बीमा करवा लूं। मेरी मदद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल बर्मिंघम, अलाबामा के जे हॉवर्ड ल्यूकास ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के बारे में बताया जिन्होंने एक ही तरह की खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहा था, स्थिति में अलग अलग तरह से काम किया। कई साल पहले मैं एक छोटी कंपनी की मैनेजमेंट टीम में था। हमारे ऑफिस के पास ही एक बड़ी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। उनके एजेंटों को इलाके बांट दिए गए थे और हमारी कंपनी 2 एजेंटों के हिस्से में आई थी, जिन्हें मैं कार्ल और जॉन का नाम देना चाहूंगा। एक सुबह कार्ल हमारे ऑफिस में आया और उसने बातों बातों में यूं ही यह जिक्र किया कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव्स के लिए हाल ही में एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें हमारी बाद में दिलचस्पी हो सकती है, और जब पॉलिसी के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे तब वह हमारे पास आएगा। उसी दिन जॉन ने हमें कॉफी ब्रेक के बाद फुटपाथ पर वापस लौटते हुए देखा और उसने चिल्लाकर कहा, ल्यूक जरा ठहरो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है। उसने जल्दी में और बहुत रोमांचित होकर हमें बताया कि उसी दिन उसकी कंपनी ने एक बेहतरीन पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी का जिक्र कार्ल ने हल्के फुल्के ढंग से किया था। जॉन ने कहा कि क्यों न हम लोग इसके पहले ग्राहक बन जाएं।
उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपनी बात ये कहते कि हुए समाप्त। ये पॉलिसी इतनी नई है कि मैं अपने ऑफिस से पूरी जानकारी कल ही ले लूंगा। इस बीच हम औपचारिकताएं पूरी कर लें और अपने आवेदन पर हस्ताक्षर करके उन्हें भिजवा दें ताकि कंपनी व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी दे सके। उसके उत्साह और रोमांच से हम भी उत्साहित और रोमांचित हो गए, हालांकि हमारे पास उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। जब हमें पूरी जानकारी मिली तो वह जॉन की बताई जानकारी के अनुरूप ही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि जॉन ने न सिर्फ हम में से हर एक को पॉलिसी बेच दी बल्कि बाद में हमारे कवरेज को दोगुना भी कर दिया। काल भी हमें ये पॉलिसी बेच सकता था, परंतु उसने हमें पॉलिसियों के प्रति इच्छा जगाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। प्रसिद्ध वकील और अमेरिका के महान बिजनेस लीडर ओवन डी यंग ने एक बार कहा था, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही एक बात सीख ले कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरों के नजरिए से देखा जाए, तो यह आपके करियर की प्रगति में आधार स्तंभ साबित हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से स्थिति को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यह मतलब नहीं है कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं और उससे ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं जिससे उसे नुकसान हो और आपको फायदा। इससे दोनों को फायदा होना चाहिए। मिस्टर वर्मिलिन को लिखे पत्र में दिए गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले और पत्र पाने वाले दोनों से लाभ हुआ, क्योंकि बैंक को एक बढ़िया कर्मचारी मिल गया और को ही लाभ हुआ। बैंक और मिसेज एंडरसन दोनों को ही उस पत्र मिसेज एंडरसन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। और बीमे के उदाहरण में भी जॉन को मिस्टर ल्यूकास के बीमे का कमीशन मिला और मिस्टर ल्यूकास को एक बढ़िया बीमा पॉलिसी मिल गई। दूसरे व्यक्ति में काम करने की इच्छा जगाने का और दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचने का एक और उदाहरण हमें शेल ऑयल कंपनी रोड आइलैंड में इस कंपनी का टेरिटरी सेल्समैन है माइक अपने के माइकल ई विडन के अनुभव से मिलता है। माइकल वारविक जिले का नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहता था, परंतु एक सर्विस स्टेशन के कारण वह नंबर 1 सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बुजुर्ग था और वह इसके आधुनिकीकरण के लिए राजी नहीं हो रहा था। उस स्टेशन की हालत बहुत खराब थी और इसलिए वहां पर बिक्री लगातार घटती जा रही थी। स्टेशन के आधुनिकीकरण के बारे में माइक के आग्रहों को मैनेजर अनसुना कर देता था। कई प्रयासों और लंबी चर्चाओं के बाद, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, माइक ने ये फैसला किया कि वह मैनेजर को अपने इलाके का सबसे नया शेल स्टेशन दिखाएगा। मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से बहुत प्रभावित हुआ और जब माइक अगली बार उससे मिलने गया तो उसने देखा कि उसने अपने स्टेशन का आधुनिकीकरण करवा लिया था और उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी। इस वजह से माइक अपने जिले में नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया। बातों से, चर्चाओं से कोई फायदा नहीं हुआ था, परंतु मैनेजर के मन में तीव्र इच्छा जगाने से, उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था और इससे मैनेजर और माइक दोनों को ही फायदा हुआ। ज्यादातर लोग कॉलेज में जाते हैं और वे वर्जिल पढ़ना सीख लेते हैं या वे कैलकुलस के रहस्य जान लेते हैं, परंतु वे यह नहीं जान पाते कि उनके मस्तिष्क किस तरह काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक बार इफेक्टिव स्पीकिंग पर युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए एक कोर्स आयोजित किया। ये सभी युवा एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता करियर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी बनने तरह वाले थे। एक प्रतिभागी दूसरों से यह बात मनवाना चाहता था कि वे खाली समय में बास्केटबॉल खेलें और उसने अपनी बात को इस से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बास्केटबॉल खेलो। मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं, परंतु जब भी मैं जिम जाता हूं मुझे वहां पर गेम शुरू करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिलते। हम में से 2-3 लोगों ने पिछली रात को बॉल इधर उधर फेंकी थी। मैं चाहता हूं कि आप सब आज रात को जिम आए। मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। क्या उसने इस बारे में बात की कि आप क्या चाहते हैं? आप ऐसे जिम्नेशियम में नहीं जाना चाहते जहाँ कोई नहीं जाता। आपको
इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह क्या चाहता है। क्या वह आपको बता सकता था कि आपको जिम क्यों जाना चाहिए? आपको जिम जाने से क्या लाभ मिलेंगे? बिल्कुल, ज्यादा उत्साह, अच्छी भूख, ज्यादा तेज दिमाग, आनंद, गेम्स, बास्केटबॉल। मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। हमारे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बच्चे को लेकर परेशान था। बच्चे का वजन कम था और वह ठीक से खाना नहीं खाता था। उसके माँ बाप ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग करते हैं। वे उसे डांटते फटकारते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। मम्मी चाहती है कि तुम ये खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों पर ध्यान दिया? उतना ही जितना आप बालू से भरे समुद्र तट पर बालू के एक कण की तरफ देते हैं। 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नजरिए को, जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वह यह उम्मीद नहीं करेगा कि समझ सकेगा, परंतु उसके पिता उससे ठीक यही उम्मीद कर रहे थे। 92। ये तो सरासर बेवकूफी थी, पर आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ? जब उसके पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया तो उनके तिपहिया साइकिल थी और ब्रुकलिन के अपने घर के सामने की सड़क पर साइकिल चलाना उसे बहुत पसंद था। इसी मोहल्ले में कुछ भी घर छोड़कर एक बड़ा बच्चा रहता था जो इस छोटे बच्चे की तिपहिया साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। स्वाभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़कर अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ आकर उस बड़े बच्चे को साइकिल पर से उतरवाकर छोटे बच्चे को फिर से साइकिल दिलवा देती थी। ये लगभग हर रोज होता था। छोटा बच्चा क्या चाहता था ये जानने के लिए किसी शर्लॉक होम्स की जरूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध, महत्वपूर्ण दिखने की उसकी इच्छा जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, ये चाहते थे कि वह उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन वह उस गुंडे को पीट सकेगा। एक बार बच्चे को ये समझ में आ गया कि अच्छी तरह से खाने पर वह उस गुंडे की पिटाई कर सकेगा। जब उसके पिता ने उससे ये वादा किया कि ऐसा सचमुच होगा तो फिर बच्चे ने अपनी माँ के बताए अनुसार खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा पालक, हरी सब्जियां, फल सब कुछ खाने लगा सिर्फ इसलिए ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके जो उसका अक्सर अपमान किया करता था। इस समस्या के बाद माँ बाप ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। बच्चे की आदत थी कि वह रात को अपना बिस्तर गीला कर देता था, अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती थी, लिए बिस्तर छूती थी और कहती थी, देखो जॉनी, तुमने आज रात को वह बिस्तर में फिर सू सू कर दी। बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी, मैंने नहीं की, आपने ही की होगी। बार बार यह डांटने से, चीखने चिल्लाने से, उसे शर्मिंदा करने से, बताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता को ये पसंद नहीं है, किसी भी उपाय से समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में यह इच्छा कैसे पैदा करें कि वह बिस्तर गीला न करे? वह बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो ये कि वह दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता था, बल्कि अपने डैडी की तरह पाजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से परेशान हो चली थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देगा तो वे उसे पाजामा दिलवा देंगी। दूसरी बात ये कि बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था। दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में लेकर गई और सेल्सगर्ल को आंख का इशारा करते हुए कहा, ये छोटे महाशय कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। सेल्सगर्ल ने उसे महत्व देते हुए कहा, यंग मैन, मैं आपको क्या दिखाऊं? मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ। वह पूरी ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने कहा, जब उसे वह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी माँ उसके लिए खरीदना चाहती थी तो माँ ने सेल्सगर्ल को आंख का इशारा कर दिया और सेल्सगर्ल ने छोटे बच्चे को उस बिस्तर को खरीदने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन बिस्तर घर पहुँच गया और उस रात जब उसके
पिता घर लौटकर आए तो बच्चा दरवाजे तक दौड़ता हुआ गया और चिल्लाते हुए उन्हें बताया, डैडी, डैडी, ऊपर आओ, मेरा नया बिस्तर देखो, मैंने इसे खरीदा है। पिता ने बिस्तर देखा और चार्ल्स श्वाब की सलाह का पालन करते हुए उसकी दिल खोलकर तारीफ की और मुक्त कंठ से सराहना की। इसके बाद पिता ने पूछा, तुम इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे? बच्चे ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बिस्तर को गीला करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चे ने अपना वादा निभाया। आखिर इससे उसकी इच्छा, उसका गर्व जुड़ा हुआ था। उसने अपने लिए खुद की मर्जी से नया बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपना नया पाजामा पहनकर सोया था। वो एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। एक और पिता के टी डचमैन एक टेलीफोन इंजीनियर थे। हमारे कोर्स के यह विद्यार्थी भी अपनी 3 साल की बेटी को नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं कर पाते थे। बच्ची पर डांटने, फटकारने, मनाने, बहलाने, फुसलाने का कोई असर नहीं हुआ। माता पिता ने खुद से पूछा, हम किस तरह इसमें खाने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। छोटी बच्ची को अपनी माँ की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वह चाहती थी कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए, इसलिए एक सुबह उन्होंने बच्ची को कुर्सी पर बिठा दिया और उसे अपना नाश्ता बनाने दिया। जब छोटी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता हिला रही थी, तो योजना के हिसाब से इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में पिता किचन में आए और बच्ची ने उत्साह से कहा, देखो डैडी, आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। उस दिन उसने बिना किसी के कहे 2 बार नाश्ता किया, क्योंकि उस नाश्ते में उसकी रुचि थी, उसे महत्वपूर्ण होने का। उसने नाश्ता बनाने में आत्म अभिव्यक्ति का नया मार्ग था, एहसास खोजा था। विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए, तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसी तरकीब क्यों न करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे इसे पसंद करेंगे, और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से ही मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति प्रबल इच्छा जगाएं।